35,743 वोट से हराया है प्रेमचंद बैरवा ने कांग्रेस के बाबूलाल नागर को। और इसी पर अब जल्दी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज मंच संभाल रहे हैं, मोर्चा संभाल रहे हैं। बीजेपी के लिए बड़ा दिन है, लेकिन इसी के साथ क्या चतुर्वेदी जी आप भी इस बात की प्रशंसा करेंगे कि बीजेपी ने एक संदेश देने की कोशिश की है 3 मुख्यमंत्रियों की स्थापना के साथ कि कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता, पहली बार का विधायक, ये जरूरी नहीं है कि वो 10 बार का विधायक हो, हर बार जीतता हो, एक बड़ा साम्राज्य हो, उसका रुतबा हो, वर्चस्व हो, 50 लोग उसके आगे पीछे घूमते हो। एक कार्यकर्ता जो बस एक बार 2003 में वो नदबई से लड़े थे, भरतपुर से हार गए थे, लेकिन संघर्ष वो बीजेपी में कायम रखते हैं और आज इस कुर्सी तक पहुंचते हैं। चतुर्वेदी जी, देखिए, राजस्थान ऐसा राज्य है जहां पे अति साधारण परिवार से आए हुए अनेक मुख्यमंत्री राजस्थान में कांग्रेस से बने, चाहे जगन्नाथ पहाड़िया हो, चाहे शिवचरण माथुर हो, हीरालाल देवपुरा बने, इसके अलावा हरिदेव जोशी बने, स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। और अशोक गहलोत जी तो अति साधारण परिवार से आए थे जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था और अपने बलबूते पर संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। इसलिए आप जो कहें कि अशोक गहलोत जी एक संपन्न व्यक्ति थे, ऐसा नहीं है। बहुत ही अति साधारण परिवार से आए। हाँ, भाजपा के जरूर मुख्यमंत्री आए, महारानी वसुंधरा राजे जी आई और हमने बहुत सारे स्टेट्स में देखा, और अभी भी बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो राज परिवार से जुड़े हैं, ये भाजपा के ही हैं। हम फिर भी आज कुछ नहीं, बधाई है, भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार शपथ ले रही है और हम आशा करेंगे कि आज जब पहली बार अपने दफ्तर जाए तो जो मुद्दा बनाया था उन्होंने, राजस्थान में पेट्रोल महंगा होने का, हालांकि मध्य प्रदेश में सबसे महंगा है, अब हरियाणा से सस्ता पेट्रोल राजस्थान में करेंगे। और हमने 21 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था, उसके बचे हुए जो केंद्रीय सहकारी बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंकों से जो कुछ हमारा सेटलमेंट केंद्र सरकार ने नहीं करवाया और किसानों को नोटिस दिए कुड़की के, अब उनको राहत देते हुए उनका कर्ज माफ करने का काम करेंगे। और यह भी आशा करते हैं कि 2000 यूनिट जो हम किसानों को मुफ्त बिजली देते थे वो जारी रहेगी, 100 यूनिट उपभोक्ताओं को जारी रहेगी, और उसके अलावा 25 लाख रुपए तक का जो मुफ्त इलाज निःशुल्क चिरंजीवी योजना के तहत हम देते थे वो भी जारी रहेगा। और ईआरसीपी पर भी बड़ा फैसला अब ये सरकार तुरंत करे, क्योंकि अब तो डबल इंजन की सरकार है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने भी कहा था कि राजस्थान में अगर बन जाती है भाजपा सरकार तो मैं पैसे दे दूंगा। तो अब हम आशा करते हैं कि जो आपने बताया भूभाग में सबसे बड़ा प्रदेश है, लेकिन जल जो इस तरह हमारे 1% ही है भूभाग का हिंदुस्तान के, तो उस हिसाब से अब ये ईआरसीपी परियोजना भी हमें मिल जाएगी और जो जो हमारी योजनाएं थी वो जारी रहेंगी। ये आशा हमारी अब है। बिल्कुल, और ये होना चाहिए। जनता के लिए काम जरूरी है, उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि कौन सरकार में आया और अपना झंडा गाड़ने के लिए वो पुराने काम को कितना पोंछता है, मिटाता है या आगे ले जाता है। विनोद जी और विजय, आप दोनों से एक एक कमेंट लेंगे। विनोद जी, शक्ति प्रदर्शन भी 15 केंद्रीय मंत्री, 11 मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज ये शपथ ग्रहण 2024 के लिए पूरी जान फूंकने की कोशिश है पार्टी में, और एक बड़ा संदेश पूरे देश को पीएम दे रहे हैं मुख्यमंत्री के चयन के साथ। देखिए अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शपथ ग्रहण होते हैं वैसे ही भव्य और होते हैं। अभी मध्य प्रदेश का भी आप देखिए, सारे उपस्थिति थी, गुजरात में हुआ था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आना लोकसभा चुनाव 4 महीने के अंदर होने हैं और चुनौतियां बड़ी हैं। भजन लाल जी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि वसुंधरा राजे जिस राज्य की मुख्यमंत्री रही हो, भैरव सिंह शेखावत जिसके मुख्यमंत्री रहे हो भाजपा की तरफ से, ऐसे में उनको लोकसभा चुनाव में, ठीक है लोकसभा चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़े जाएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव में जितना मोदी जी सघन प्रचार कर सकते हैं, लोकसभा चुनाव में वो पूरे देश में उनको घूमना होगा, पूरे देश में जाना होगा। ऐसे में मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है और इसलिए भजन लाल जी के सामने चुनौती बड़ी है। अभी जैसे ये स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो चलती रहनी चाहिए, एक तरह से वो चुनौती भी दे रहे हैं अपने वक्तव्य के जरिए कि क्या ये चलेंगी, मतलब अगर चलेंगी तब तो ठीक है, नहीं चला पाएंगे तो उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे लोकसभा चुनाव में। इसलिए मुझे लगता है कि आसान नहीं है, लेकिन फिर भी भजन लाल जी पुराने समर्पित कार्यकर्ता है पार्टी के, पार्टी ने उनका नाम चयनित किया है तो कुछ सोच करके किया होगा। इसलिए आगे आने वाले 4 महीनों में जैसा परफॉर्मेंस होगा उनकी सरकार का, उसका काफी असर पड़ेगा उनके आगे के कार्यकाल पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे वो बहुत कुछ तय करेंगे। बिल्कुल। विजय, जीत वाले दिन, वहां से सीएम घोषित होने वाले दिन से लेकर आज तक भजन लाल शर्मा के बारे में और क्या कुछ जानकारी आप इकट्ठा कर पाए हैं? एमए है पॉलिटिकल साइंस में और बहुत जल्दी उन्हें इलेक्टोरल साइंस में थीसिस लिखना पड़ेगा जब 24 का चुनाव होगा।
बिल्कुल। देखिए, छोटे शब्दों में तो सब लोग जानते ही हैं मोटे तौर पर। कुल मिलाकर एक आप कह सकते हैं कि सरपंच से लेकर सीएम तक का सफर है, पहली चीज। लेकिन एक खास बात यह है कि पिछले 25 साल में सरकार बदलने का जो रिवाज है वो इस बार नहीं बदला। सरकारें तो बदल गई, लेकिन पिछले 20 साल का एक रिवाज बदल गया। वो रिवाज ये रहा था कि पिछले 20 साल में हम देखते रहे कि वसुंधरा और अशोक गहलोत हर शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद होते थे। एक शपथ लेता था, दूसरा सत्ता का हस्तांतरण कर रहा होता था। 20 साल में पहली बार होगा कि दोनों शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद होंगे, लेकिन किसी तीसरे को शपथ लेते हुए देख रहे होंगे। ये एक बड़ा, राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा चर्निंग है, बड़ा चेंज है बीजेपी के खेमे की तरफ से। और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भी कुछ ना कुछ इस बारे में बदलाव कर रही होगी। मुझे लगता है कि भजनलाल शर्मा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी फिलहाल के लिए थोड़ा पॉपुलर सेंटिमेंट से खेलने की होगी कि एंटी रोमियो स्क्वाड बना दो, मीट और बिना लाइसेंस वाली दुकानें बंद कर दो, कहीं पे बुलडोजर चलवा दो, और अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखना है 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में। बड़ी या एसआईटी का गठन कर दो। बड़ी घोषणा इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि बजट में प्रावधान ही नहीं है बड़ी योजनाओं का। वो तो नया बजट बनेगा जो लोकसभा चुनाव के बाद, केंद्र सरकार के बजट के बाद बनेगा, तब हम बड़ी परियोजनाओं का को किस ढंग से फॉलो किया जाता है, लागू किया जाता है, वो देखेंगे। तो फिलहाल तो मुझे लगता है ये पॉपुलर चीजें कुछ हो सकती हैं जो आज ही मंत्रिमंडल के बैठक में फैसला हो सकता है। वैट पेट्रोल डीजल पर मुझे लगता है शायद आज नहीं घटाया जाएगा, एक कमेटी बना दी जाएगी, चलिए 1 महीने के लिए मामला टल गया। तो मोटे तौर पर कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं। 1 आउट ऑफ 3, ये जो 3 मुख्य पद है राखी जी, चलिए उसमें से एक तो महिला को मिला, उप मुख्यमंत्री आपकी पार्टी ने दिया जी को बनाया है। सबसे ज्यादा 71,000 वोटों से वही जीती हैं। इससे पहले भी राजस्थान से जब वो जीती थी तो 5.5 लाख वोट के साथ वो सांसद बनी थी। दिया कुमारी क्या वो चेहरा बनेंगी? क्योंकि एक महारानी है, जो आखिरी महाराजा थे उनकी, वो मानसिंह 2 की वो ग्रैंड डॉटर है। ऐसे में हाँ, तो ऐसे में हम क्या उम्मीदें उनसे रखें? क्योंकि कई बार ऐसा लगता है ना कि जब आप कह रहे कि एक मध्य वर्गीय परिवार से आपने किसी को सीएम बनाया है, आप एक दलित परिवार से किसी को सीएम बना रहे हैं, तो एक राजकुमारी को भी आपने कुर्सी दी है। देखिए अंजना जी, मुझे लगता है कि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, उसके बैकग्राउंड से ज्यादा जरूरी उसकी क्वालिफिकेशन है, उसकी जो काम करने की शक्ति है वो इंपॉर्टेंट है। मैं किसी भी बैकग्राउंड को बिलोंग करती हूँ, लेकिन अगर मेरे में वो कैपेबिलिटी है तो मैं उस काम को कर सकती हूँ। उससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा बैकग्राउंड कैसा रहा। यही उदाहरण है भजनलाल जी का और दिया कुमारी जी का भी। दोनों का अगर आप काम देखेंगे तो दिया जी ने पहले सवाई माधोपुर में, फिर उनका जिस राजसमंद के अंदर जिस तरह से उनका काम रहा, पहले एज अ विधायक और उसके बाद ऐसा सांसद, वहां के लोग, और मैं तो कल परसों उनको बधाई देने भी गई थी, तब देखा कि राजसमंद से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां पर आए थे। तो लोगों में जब उत्साह है, जब काम किया है, जब आप सेफ सीट्स की बात करते हैं तो वो सेफ सीट तब बनती है जब काम किया जाता है। अगर हम काम करेंगे ग्राउंड पर तो कोई भी आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के झंडे के साथ जो व्यक्ति आता है उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। अभी स्वर्णिम जी देखिए बात कर रहे थे, तो मैंने तो अपनी बात की शुरुआत ही इससे की थी कि हम तो कामों के साथ, हमने तो अखबार में छपाया है कि ये गारंटीज दी थी और इन गारंटीज को इंप्लीमेंट करेंगे। और योजनाओं के बारे में मोदी जी ने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे ये कहा है कि इन योजनाओं को हम जारी रखेंगे, लेकिन मुख्य बात है बिना भ्रष्टाचार के। भ्रष्टाचार नहीं होगा और अंत पे खड़े व्यक्ति तक वो जो योजना है उनका लाभ पहुंचेगा। और अग्निहोत्री जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि राजस्थान की जो वित्तीय हालत है वो सच में क्राइसिस में है। कल आरबीआई की रिपोर्ट आई, उसमें साफ साफ जिन राज्यों को उन्होंने टारगेट किया उसमें राजस्थान भी था, जिसका एक बड़ा हिस्सा, जिसका आय का एक बड़ा हिस्सा जो है वो ब्याज में जाता है, जो कर्ज है उसके ब्याज में चला जाता है। तो इन सभी चुनौतियों के साथ में जो लोगों ने हमसे एक्सपेक्ट किया वो ग्राउंड पर आपको नजर आएगा ही आएगा। क्योंकि जैसे आज अभी ईआरसीपी की बात हो रही थी, कल लोकसभा में हनुमान बेनीवाल जी ने जब सवाल पूछा तो केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि राज्य सरकार ने कोई प्रपोजल बना के भेजा ही नहीं है, ये लिखित में जवाब आया है लोकसभा में। आप देखिए अंजना जी, 5 साल से ईआरसीपी का इतना हल्ला मचा है यहाँ पर, लेकिन अल्टीमेटली देखिए आप राज्य सरकार की तरफ से प्रपोजल्स ही नहीं पहुंचे, यहाँ से प्रस्ताव ही नहीं पहुंचे, और इन्होंने सब जगह ये चीज फैलाई कि ईआरसीपी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है, लेकिन लोगों ने आईना दिखाया। पूर्वी राजस्थान में ये कहते थे कि हम लोग कहीं स्टैंड नहीं करेंगे, लेकिन वहां बहुत शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा, क्योंकि लोगों को मालूम है मोदी है तो मुमकिन है। और आप आगे चल के देखिएगा इन सब योजनाओं को, चाहे जो वादे मोदी जी ने कहे हैं, उन सब योजनाओं को धरातल पर आप लोग इंप्लीमेंट होते देखेंगे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। है प्रॉब्लम्स हम मानते हैं, लेकिन चुनौतियों के साथ में
लोगों की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने का हम काम करेंगे। ठीक है। और देखिए डोटासरा जी ने तो कल ही स्टेटमेंट दे दिया, उनको अभी से उप मुख्यमंत्री की क्यों शपथ ले रहे हैं? सर ऐसे ट्रिवियल इश्यूज को स्वर्णिम जी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे मत डालिए, क्योंकि पहले कर्नाटक में हमने देखा कि डीके शिव कुमार जी ठीक ने है, उप मुख्यमंत्री ठीक है। शपथ ली। राखी जी थोड़ा सा रुक जाइए, अब एक सेकंड बस, जो आप कहना चाह रही हैं उसको मैं मौका दूंगी, क्योंकि आज आप लोगों का दिन है। 7% कुल ब्राह्मण है राजपूत में, और देखिए एक ब्राह्मण को आज वहां पर ब्राह्मण है और उनको वहां पर मुख्यमंत्री। राजपूत 9% है, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। वहीं दलित अगर आप देखें तो लगभग 17.83, लगभग 18% के आसपास रख लीजिए। एक और उप मुख्यमंत्री बैरवा साहब को, दलित को मौका दिया गया है। तो एक जातीय समीकरण भी साधने की कोशिश है। लेकिन एक हिंट आपके लिए, क्योंकि आप भी समझ रहे होंगे कि बीजेपी बड़ा चौंकाने वाले चेहरों को अचानक सामने करती है, तो आपको बता दें 2 सेफ सीटें जो सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए मानी जाती है, उनमें से एक विद्याधर नगर, जहां से दिया कुमारी को चुनावी मैदान में जयपुर में उतारा गया। दूसरा संगानेर, जहां से चुनावी मैदान में भजन लाल शर्मा को गृहमंत्री अमित शाह ने चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा। तो क्या पहले से रणनीति तय थी? इन 2 चेहरों पर मुहर के कुछ हिंट मिलते हैं क्या पहले से?